वेलकम एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी अबाउट मेजर क्रॉप्स, जिसके अंदर हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो पहले हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है और ये होते क्या हैं। तो बेसिकली रिफॉर्म्स क्या हैं? चेंजेस टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली, यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से चेंजेस लाने हों तो वो होंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है पिछले 1000 सालों से हमारे जो है वर्ल्ड में, इंडिया में कह लो कि प्रैक्टिस करी जाती है। अब काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे प्रेजेंट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन, कि लैंड हमारी फिक्स्ड है, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है। तो इसके ओवरकम करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि फूड सिक्योरिटी रहे, सभी लोगों तक फूड पहुंचता रहे, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हेल्प से कुछ चेंजेस लाए गए। यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम हमारे आगे आती रहती हैं और उनको ओवरकम करने के लिए थ्रू गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो क्या है? फर्स्ट, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। कलेक्टिवाइजेशन, पहले हम समझते हैं कलेक्टिवाइजेशन है क्या। तो हमें पता है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो था दिया गया था, जिसके अंदर लोगों को अलाउ करा गया था, लोगों को ये राइट दिया गया था कि अगर कोई पर्सन चाहे तो वो अपनी मर्जी से जितनी लैंड वो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है और उस पर काम कर सकता है। बट अब क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदने लग गए तो जिसके कारण से लैंड जो थी वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होने लग गई। अब अगर स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए है, तो जो एक लैंड का पीस है उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कलेक्टिवाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो लाया गया था, जिसके अंदर अलग अलग जो हमारे लैंड के पीसेस थे उन सबको कलेक्ट करा गया। कि जैसे मान लो मेरे पास 5, यहाँ पर मेरे एरिया में 5 हेक्टेयर लैंड है, हाफ हेक्टेयर लैंड 10 लोगों में बटी हुई है। तो अब क्या करा, वो सभी लोगों को मनाया गया, उनसे बात करके, उन्हें समझा करके, और वो जो पूरा 5 हेक्टेयर लैंड था वो 10 लोगों ने मिलकर उस पर प्रोडक्शन करी। तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, कम प्रेशर रहेगा। तो इसी कारण से कलेक्टिवाइजेशन लाया गया ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो हमें पता है इंडिपेंडेंस से पहले ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर एक पर्सन होता था ज़मींदार, जिसके अंडर बहुत सारी लैंड होती थी और दूसरे लोगों को ज़्यादा रेट्स पर उसके अंडर काम करना पड़ता था। तो अब ज़मींदारी सिस्टम को कम करा गया और होल्डिंग्स की कंसोलिडेशन बढ़ाई गई, यानी कि अलग अलग लोगों के अंडर जो है ज़मीन आ सकती है और ज़मींदारी सिस्टम हटाया गया इंडिपेंडेंस के बाद। ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है कि कलेक्टिवाइजेशन करी गई और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करा गया। देन लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें पता है इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो उसका एक मेन फोकस क्या था? लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड से प्रोडक्शन हो रही है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना पहुंचे। और क्या करा गया? प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कैलेमिटीज, क्योंकि जैसे अगर देखो फ्लड है, ड्रॉट है, तो ये ह्यूमंस के हाथों में नहीं है ना, हम नहीं रोक सकते इन चीज़ों को, आना होगा तो ये आएंगे। अब हमें करना क्या होगा इनको ओवरकम करने के लिए? इन सब को ओवरकम करने के लिए कुछ क्रॉप इंश्योरेंस के प्रोविजंस बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, ग्रामीण बैंक्स को एस्टेब्लिश करा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स बनाए गए, ताकि अगर किसी फार्मर की मान लो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हो ड्यू टू एनी ड्रॉट, फ्लड, तो वो आराम से जो है लो रेट्स पर पैसे ले सके और लोन ले सके और अपनी जो क्रॉप है उसे दोबारा उगा सके। तो ये जो है प्रोविजंस लाए गए
एस्टेब्लिशमेंट करी गई ग्रामीण बैंक्स की और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स को एस्टेब्लिश करा गया ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें कम रेट पर लोन मिल सके। और क्या स्टेप्स लिए गए? किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी बेसिकली किसानों को लो रेट पर जो है लोन्स प्रोवाइड करा जाए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि अगर किसी के साथ कोई जैसे आग लग जाए खेत में या फिर ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, क्रॉप किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये कुछ स्कीम्स थी जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हैं, जिससे क्या होगा, फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट्स होगा। अब ये तो हो गए इंस्टीट्यूशनल। टेक्नोलॉजिकल क्या है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यानी कि क्या करा गया, वेदर बुलेटिन्स बताई गई कि इस दिन ज़्यादा बारिश होगी, इस तरीके से होगी। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स बनाए गए फार्मर्स के लिए, रेडियो टेलीविज़न पर उन्हें इंट्रोड्यूस करा गया, यानी उन्हें फार्मिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ देने लग गए थे। देन द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड procurement prices for important crop to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। तो गवर्नमेंट ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे कि क्या है फूड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, कि जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका एक सेट करा गया अमाउंट, ये सब जो है गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस करे गए ताकि ये जाना जा सके कि जो मिडल मैन है या स्पेकुलेटर्स हैं उनके थ्रू फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कितना करा जाता है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमने क्या करा, कलेक्टिवाइजेशन, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम करा गया। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो था मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में। इंश्योरेंस जो है क्रॉप इंश्योरेंस के प्रोविजंस लाए गए, कमिटीज़ के अगेंस्ट ग्रामीण बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट करी गई, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश करे गए ताकि फार्मर्स को लो रेट पर लोन्स प्रोवाइड करे जा सकें। और क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये सब स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। टेक्नोलॉजिकली क्या हुआ, वेदर बुलेटिन्स की स्पेशल इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए, एग्रीकल्चर के लिए जो है स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए ताकि जो फार्मर्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। गवर्नमेंट जो है उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के उन सबको सेट कर लिया, यानी कि एक जो क्रॉप है, मान लो वीट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन कि अगर मान लो तुमने वीट ग्रो करी, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाती है, यानी कि जितनी लोगों की डिमांड है उससे ज़्यादा अगर वो ग्रो हो जाती है तो क्या होता है, बेसिकली उसका प्राइस कम हो जाता है। बट गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करा। एक जैसे वीट है तो उसका 10 रुपीज़ पर केजी या पर ग्राम, कुछ इस तरीके से उन्होंने एक कॉस्ट जो है फाइनल करी कि चाहे तुम्हारा कितना ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो हमारे या फिर कितना ही कम बना हो, तो बट कॉस्ट यही रहेगी ताकि फार्मर्स जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक और हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूदान ग्राम दान। तो इसको भी हम समझते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर रीड करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देन मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ था। सो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। He also participated in Satyagraha as one of the most foremost Satyagrahis. He supported Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Pad Yatra to spread his message throughout the country. Once when he was in Andhra Pradesh, some landless farmers demanded land for their economic well-being. He ensured them to talk to the Indian government for provision of land for them if they undertook cooperative farming. Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to 80 landless farmers. This was known as Bhoomdaan. Later he introduced his ideas throughout India. तो क्या हुआ था बेसिकली, महात्मा गांधी के एक स्पिरिचुअल हायर थे विनोबा भावे। विनोबा भावे वैसे तो उनका एक सत्याग्रही था, बट बाद में जो है महात्मा गांधी ने उन्हें उनका स्पिरिचुअल
हायर डिक्लेयर कर दिया था। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था ग्राम स्वराज, ग्राम मीन्स गांव, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस, तो गांव का इंडिपेंडेंस उनका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब जब गांधी जी की डेथ हो गई तो विनोबा भावे जो थे वो पद यात्रा पर निकल गए उनके ग्राम स्वराज के मैसेज को कंट्री में फैलाने के लिए। जब वो अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहाँ पर अपने प्रवचन देते थे, आइडिया जो था उसे फैलाते थे। पर जब एक बार वो आंध्र प्रदेश में जो था अपना इस आइडिया के बारे में बता रहे थे तो कुछ लैंडलेस फार्मर्स आए, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आए और उन्होंने लैंड की डिमांड करी। लैंडलेस फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे जो कि लैंड की डिमांड कर रहे थे। तो विनोबा भावे ने उनसे बात करी और उन्हें ये प्रॉमिस करा कि वो इंडियन गवर्नमेंट में जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट से वो बात करेंगे और लैंड के प्रोविजंस को यहाँ पर लाएंगे। तो वहाँ पर जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पर एक श्री रामचंद्र रेड्डी एक नाम का जो है एक फार्मर था जिसके अंडर काफ़ी सारी लैंड थी। तो उसने वो एकदम से खड़ा हुआ, ऑन द स्पॉट उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि जो है उसके पास 80 एकर्स जो लैंड थी उसने 80 लैंडलेस फार्मर्स में वो बांट दी, यानी कि कह सकते हैं 1 एकड़ लैंड हर एक फार्मर को उसने दान में दे दी। इसे कहा था भूदान, यानी कि ज़मीन का दान। उसके बाद क्या हुआ, ये आइडिया फैल गया। अब जैसे ये आइडिया फैल गया तो कुछ ज़मींदार थे, उन्होंने भी विलेजेस में अपनी जो ज़मीन थी उसे डोनेट कर दिया और इसे कहा था ग्रामदान। क्यों कर दिया उन्होंने डोनेट? क्योंकि उन्हें पता था अगर आज नहीं देंगे तो कभी ना कभी जो है प्रोविज़न ले आएंगे गवर्नमेंट और हमें फिर छीन लिया जाएगा, तो हम आराम से इनको दान में ही दे देते हैं। तो उन्होंने वो सभी जो लैंड ऑनर्स थे वो अपनी जो लैंड थी उसमें से काफ़ी सारा पार्ट जो थे पुअर फार्मर्स को दे रहे थे। ये था भूदान ग्रामदान, यानी कि एक पर्सन ने भूदान कर दिया और जिससे जो है कुछ लोग डर गए, कुछ जमींदार डर गए कि भाई कहीं इनसे छीन ना ली जाए, तो इसलिए उन्होंने ग्रामदान कर दिया। सो ये था भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे ने इनिशिएट करा था और इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और फूड सिक्योरिटी की हम बात करेंगे।